हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो कैसे हो तुम लोग, मुझे कमेंट्स में बताओ। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स CUET 50 मोस्ट रिपीटेड प्री-वाईक्यूज क्वेश्चंस को। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को एंड तक वॉच करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। CUET फिजिक्स 2025 के मोस्ट रिपीटेड प्री-वाईक्यूज क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अब चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारा लिखा हुआ है एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी सरफेस होती है। अगर बात करें तुम्हारे फर्स्ट पॉइंट की तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, किसी भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट का अगर वहां पे पोटेंशियल सेम है तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हारा यहाँ पे होता है। अब बात करें पॉइंट नंबर बी की, पॉइंट नंबर बी में तुम्हारा लिखा हुआ है कि विच हैज़ अ नेगेटिव पोटेंशियल। क्या वो सरफेस नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी? नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगी। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़िया क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम यहाँ पे इक्वली रखते हो तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आया? सी में दिया हुआ है कि विच हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या तुम्हारा वो जो पोटेंशियल है वो क्या पॉजिटिव हो जाएगा? पॉजिटिव जब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही साथ में अपनी एनर्जी के साथ में एक फील्ड एक्सेस करते हैं यानी बैरियर एक्सेस करते हैं, वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, डी पे लिखा हुआ है हमारा विच हैज़ अ जीरो पोटेंशियल। जब किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को दोनों एक बार एनर्जी दोनों रेडिएट होती है, रेडिएट नहीं कह सकते, एनर्जी फील्ड होती है, तो वहां पे प्रोड्यूस जब होती है ना तो वहां पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? एंड जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही छोटा मतलब तुम्हारा क्वेश्चन था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हमको। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट हमको पढ़ के बताना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 की अगर बात करें तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेजुअली इंसर्टेड। एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया और उसको ग्रेजुअली इंसर्ट कर दिया 2 प्लेट्स के बीच में। ठीक है, और वो क्या है? आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, 2 कैपेसिटर की एक पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में क्या करते हैं? डाई स्लैब को इंसर्ट कर दिया। उसकी जो एनर्जी है वो सिस्टम के साथ में डिक्रीज हो जाएगी क्या? चलो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज। जो फोर्स है किसके बीच का? 2 प्लेट्स के बीच में क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है हमारा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट होंगे। देखो दोनों करेक्ट नहीं होंगे। पहले वाले में हमसे बात करी गई कि अगर तुम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर तुम ग्रेजुअली 2 प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हो तो भैया वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बता ही रहा है कि वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। अब हमसे कहा गया कि एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। देखो एनर्जी डिक्रीज होपली हो जाएगी। होपली भैया क्यों हो जाएगी डिक्रीज? देखो डिक्रीज इसलिए हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे दो प्लेट्स हैं वो आइसोलेटेड है। यानी आइसोलेट का मतलब ये होता है कि वो आइसोलेटिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल्स हमारे जब कैपेसिटर को निगेटिव से पॉजिटिव में हम यहाँ पे जब एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल तुम्हारा क्वेश्चन था, सिर्फ आंसर लिखा हुआ था क्वेश्चन में ही। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा हुआ है कि AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर इफ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज्ड। ठीक है, देयर इन विच द डायरेक्शन विल बी द बैलेंस्ड पॉइंट शिफ्ट। AB जो है एक पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि वैल्यू को अगर R तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, अगर R वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो तुम्हारी डायरेक्शन है बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर देगा क्या? ठीक है, तो देखो भैया ये कहा गया है कि टूवर्ड्स A टूवर्ड्स B या नो चार्ज विल रिमेन्स फिक्स्ड ऑफ द मिड ऑफ द वायर AB। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। देखो हमसे कहा गया कि ये एक ये एक वायर है तुम्हारी, ये A से लेके B तक की तुम्हारी एक वायर है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो R है। यहाँ पे R से ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब डायरेक्शन यहाँ पे जो R तुम्हारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है किसको? चार्ज को, या फिर कह सकते हो एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। एंड जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी डी है। डायरेक्शन किसी पॉइंट पे रख दो, इस डायरेक्शन में रख दो, तो क्या बैलेंस शिफ्ट पॉइंट हमको यहाँ प्रोवाइड करेगा? देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना
कि जो हमारा आर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किसको इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो भैया एनर्जी पे छोड़ दो, एनर्जी छोड़ दो, चार्ज छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्शन पे आ जाओ। डायरेक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी जाहिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड होगी, तो भैया और टूवर्ड्स बी हो जाएगा हमारा आंसर। 100% टूवर्ड्स बी हो जाएगा, क्योंकि देखो जब डायरेक्शन हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज होती तो टूवर्ड्स ए हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए वजह से क्योंकि बैलेंस्ड पॉइंट एक शिफ्ट पता नहीं हमको, बैलेंस पॉइंट में कुछ भी रख दिया हमने, शिफ्ट कर दिया सिर्फ किसको, डायरेक्शंस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो हमारा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में को लिखा हुआ है कि एज द करंट इज सेटअप इन मूविंग अ कॉइल गैल्वेनोमीटर। एज अ करंट हमने एक सेट किया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो वो अरेंज करेगा हमको सीक्वेंटियल ऑर्डर में। कैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉइंटर अटैच्ड विद द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। क्या पॉइंटर अटैच करने के बाद जो कॉइल है वो स्टार्ट हो जाएगी कि रोटेट करने लगेगी। 2 मेरे को लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा पॉइंटर है वो क्या रुक जाएगा मूविंग टू द इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर कह सकते हो उसके बीच में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और टॉर्क ऑफ अ कॉइल है वो क्या वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी P × Q। स्प्रिंग क्रिएट्स अ रिस्टोरिंग टॉर्क C is equals to K and pointer reads a calibrated value. The coil of the meter experiences torque NIAB and the starts rotating. तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग की बात करें तो EACBD हो जाएगा। ज़्यादा मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा, ये बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा E वाला यानी 5th वाला हो जाएगा सबसे पहले, तो उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा तुम्हारा B एंड उसके बाद A एंड उसके बाद C, उसके बाद B एंड C। तो भैया देखो यहाँ पे सीक्वेंसली यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा। देखो ये सीक्वेंस तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर लो, क्योंकि देखो एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं है, फॉर्म नहीं है। डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉइल है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ टॉर्क के हेल्प से वहाँ पे स्टार्ट होगी, यानी NIBA स्टार्ट होगी, क्योंकि एंगल थीटा बनता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो आर्मेचर है तुम्हारा वो रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद फिर तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ अटैच है, तुम्हारी कॉइल जो अटैच है वो रोटेट करेगी। कॉइल रोटेट करने के बाद तुम्हारा जो स्प्रिंग क्रिएट होगा, जो स्प्रिंग लगे हुए हैं यानी जो तुम्हारा स्प्रिंग लगा हुआ है एंड वहाँ पे बुशेस लगे हुए हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और रीस्टोरिंग टॉर्क यानी C = K वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस होने के बाद फिर वहाँ पे जो पॉइंटर है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एंड मूव करेगा इक्विलिब्रियम। इसके बीच में रीस्टोरिंग टॉर्क एंड टॉर्क ऑफ अ कॉइल, जो कॉइल में जो टॉर्क लग रहा है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। एंड फिर लास्ट में तुम्हारा जो पॉइंटर रीड करके बताएगा कैलिब्रेटेड वैल्यू। समझ में आ गया, ऑल्टरनेटिंग करंट है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में को लिखा हुआ है द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की, क्या वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग द EMF ऑफ द सेल। क्या इंक्रीज हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल, जो सेल का EMF है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। बी वाले में को लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है क्या वो इंक्रीज हो जाएगी। सी में को लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है क्या वो डिक्रीज हो जाएगी उस वायर की। क्या नन ऑफ दीज कुछ भी नहीं होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है ना वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेंसिटिविटी क्या करता है कि अगर पोटेंशियोमीटर अगर तुम्हारा यहाँ पे अप्लाई तुम करते हो तो जितनी भी तुम्हारी लेंथ है उसको बढ़ा देता है। पोटेंशियोमीटर याद रखो कि जो लेंथ होती है सिर्फ वो चीज़ इंक्रीज होती है और कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, इतना। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी भी अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है एंड क्वेश्चंस हर समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो फटाफट से हमारा व्हाइट कलर का बटन है प्यारा सा, उसको क्लिक कर दो। ठीक है, अब वापस आ जाओ ट्रैक पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हमको R दिया हुआ है और वो कैरी कर रहा है कांस्टेंट करंट I। ठीक है, इट इज़ द प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वहाँ पे क्या है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है। ठीक है, जिसको बोला हमने B। जो B है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन। जो लूप बनाया हमने ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उस लूप में। देखो R क्या IRB या 2IRB या फिर 0 हो जाएगा या IRB हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी लूप में
चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो लूप में क्या होता है कि जीरो हो जाता है। देखो जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि यहाँ पे कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, करंट उसका कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है बी है, परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लेन के बराबर है। तो भैया जो जीरो है यहाँ पे, यानी उस फील्ड में, यानी उस लूप में पूरा जो सर्कुलर कंसेप्शन है वो यहाँ पे इट्स नोन एज जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में को लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स, ये कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर करेक्ट। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स है हमको करेक्ट बताना है। तो भैया देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि क्या डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे कहा गया है जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल है तुम्हारा, क्या वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो देखो भैया ये तो नहीं होता। देखो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर इनरली की बात करी जाती है तब वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक तुम्हारा मटेरियल है, क्या वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ ये देखो फेरोमैग्नेटिक कर सकता है। फेरोमैग्नेटिक देखो इसलिए कर जाएगा क्योंकि जितने भी उसके मटेरियल होते हैं वो स्ट्रांगली अटैच यानी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। बात करते हो तुम यहाँ पे मेटल्स की, तो मेटल्स तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे फेरो यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे 3 की, देखो 3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल गेट द वीकली मैग्नेटाइज। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है क्या वो वीकली मैग्नेटाइज है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी एक्सटर्नल अगर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पैरामैग्नेटिक तुम्हारा वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो भैया ये भी सही है क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक है अगर तुम्हारा एक्सटर्नल तुम्हारे यहाँ पे कोई मैग्नेट है तो वहाँ पे वीकली अट्रैक्ट वहाँ पे वो चीज़ फॉर्म करेगा। फिर बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सॉफ्ट आयरन इज अ सुइटेबल मटेरियल फॉर द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में तुम्हारे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सुइटेबल मटेरियल से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना देंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड जो तुम्हारा 5th वाला है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव एंड स्मॉल यहाँ पे हो जाएगी, तो वो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि भाई जिसमें BCD सही है वो सही है। तो BCD भैया हमारा ऑप्शन नंबर C है, तो C हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन के साथ में? अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख देना, वहां पे तुम लोग को आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑस्टर्ड के अकॉर्डिंग जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किसके अराउंड है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उसके अराउंड है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा। तो भैया सिंपल सी बात है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द वायर, एज लॉन्ग एज जैसा करंट है तुम्हारा, जैसे जो तुम्हारा वायर है उसी में जो तुम्हारा करंट है वो एज लॉन्ग एज तुम्हारा यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन पढ़ने की भाई जरूरत ही नहीं है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू एसिलेट। साइक्लोट्रॉन कैसे यूज करके हम एसिलेट कर सकते हैं? तो भैया सिंपल सी बात है, साइक्लोट्रॉन्स में हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव आयन से तुम्हारे यहाँ पे क्या होंगे, एसिलेट करेंगे, निगेटिव भी करेंगे, निगेटिव आयंस भी करेंगे, ये नहीं कह रहा वो निगेटिव नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने कहा कि एसिलेट करना यानी स्टार्ट करना साइक्लोट्रॉन को, यानी रिड्यूस करना यानी प्रोड्यूस करना ना एनर्जी को। तो भैया सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव आयंस को तुम यहाँ पे जब प्रोड्यूस करोगे तो जो साइक्लोट्रॉन की जो एनर्जी है यानी साइक्लोट्रॉन जो तुम्हारा है वो यहाँ पे फुली फिल्ड चार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। अब बात करें यहाँ पे 10 नंबर की क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया सिंपल सी बात है, अभी कमेंट करो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट इनटू मीटर, यानी जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर C है वो तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कैपेसिटर क्या आर यूज्ड। कैपेसिटर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, तो यहाँ पे जो एप्लियंसेज हैं इसके वो कैसे हम बता सकते हैं, एप्लियंसेज नीड मोर। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो करंट है तुम्हारा इसके थ्रू हम यहाँ पे जो इसके एप्लियंसेज हैं वो यहाँ पे हम नीड कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ गया? कैपेसिटर में करंट हमारा होता है, कैपेसिटर में भैया रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, वोल्टेज नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, पावर नहीं होगा, पावर कैसे सप्लाई कर दोगे भाई कैपेसिटर में। तो भैया सिंपल सी बात है, जो करंट है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे सब्सिटिविटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर अ। सब्सिटिविटी तुम्हारी अगर पॉजिटिव है तो सबसे बड़ा क्या होगा तुम्हारा, तो भैया फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है तुम्हारा वो यहाँ पे सबसे लार्ज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में। अभी हमने पढ़ रखा है कि फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे क्या होता है कि वीकली अट्रैक्ट हो जाता है
जो तुम्हारे एक्सटर्नल मैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पे जो वीकली अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे जो फेरोमैग्नेट तुम्हारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 30 में को लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो भैया ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यहाँ पे फॉलो करेगी। तो भैया यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, या फिर वो ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है। क्या जो टेम्परेचर है वो क्या इनफ है, यानी हाई है जो फेरोमैग्नेट का, किसके बिकम्स, किसके साथ में, डायमैग्नेटिक के बिकम्स, यानी साथ के। मतलब इट मीन्स कि यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक है ना उसका जो टेम्परेचर है वो क्या इनफ है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी कम है उसके लिए। डी में को लिखा हुआ है जो अगर टेम्परेचर तुम लो कर देते हो क्या फेरोमैग्नेटिक तुम्हारा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बन सकता है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे। समझ में आ गया। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 में वो लिखा हुआ है कि मटेरियल सुटेबल फॉर द परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट क्या शेड्यूल करते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है क्या वही हमेशा जो है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हमको शो करेंगे। तो भैया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रिटेंसिटिविटी, हाई क्यूरियोसिटी एंड हाई परमिटिविटी। कि तुम्हारा रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ये चीज प्रेजेंट है। फिर बात करें यहाँ पे हिस्टेरिसिस की। हिस्टेरिसिस द फिनोमेना ऑफ द लैगिंग ऑफ हिस्टेरिसिस एक फिनोमेना है लैगिंग ऑफ द यहाँ पे आई एंड बी बिहाइंड एच। आई तुम्हारा यहाँ पे करंट है, बी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, एच तुम्हारा यहाँ पे क्या है प्लैंक कांस्टेंट यानी हेनरी है तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एच तुम्हारा यहाँ पे बिहाइंड द एच, एच तुम्हारा यहाँ पे किसके बिहाइंड है, तुम्हारा हिस्टेरिसिस भी बोल सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, तुम हिस्टेरिसिस बोल सकते हो, हिस्टेरिसिस के बिहाइंड है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट आर द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ। परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं उनके सब्सटेंसेस क्या होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। देखो सबसे पहले भी लिखा हुआ है कि फेरोमैग्नेटिज्म एट द रूम टेम्परेचर। जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो रूम टेम्परेचर को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो करता है, ठीक है, एट द रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में को दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फैराडेज लॉ आर द कंसिस्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या फैराडेज लॉ कंसिस्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे एक कंसीक्वेंसेस के साथ में यहाँ पे जो फैराडेज लॉ है क्या वो साथ में एनर्जी को कंजर्व करता है। फिर बात करें यहाँ पे इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव एज अ सर्किट। क्या सर्किट में जो प्योरली रेजिस्टिव ऑफ एलसी सर्किट होता है कि इसमें जो करंट है वो उसके बिहाइंड होता है, यानी ईएमएफ के फेज के साथ में बिहाइंड होता है। फिर देखो बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की, तो भैया ऑप्शन नंबर ए मुझे करेक्ट लग रहा है एंड जो ऑप्शन नंबर बी है वो तुम्हारा यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव दिया हुआ है वो सर्किट में तो यहाँ पे एसी सर्किट में रहता है, लेकिन जो करंट बिहाइंड है वो ईएमएफ नहीं देता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। भैया यहाँ पे जो करंट है वो ना तुम यहाँ पे एसी में मैग्नेटिक फील्ड को जब तक तुम वैरी नहीं कराओगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी नहीं होगी, और जब तक इलेक्ट्रिक करंट को तुम वैरी नहीं कराओगे तब तक मैग्नेटिक करंट तुम्हारा वैरी नहीं होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर ए एंड सही है, तुम्हारा बी करेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि लेंस लॉ प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन। लेंस लॉ किसको प्रोवाइड करता है, कौन से रिलेशन को प्रोवाइड करता है। तो भैया इंड्यूस ईएमएफ एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे क्या करता है, रिलेशन बताता है इसके बीच का। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरी अ करंट आई। दो आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स है तुम्हारे, वो करंट आई को कैरी कर रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शंस को। किसके लूप में, अप्रोच द लूप, इन लूप्स में, तो क्या वो ऑब्जर्व कर पाएगा करंट। तो भैया सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा जो कोएक्सियल जो करंट लूप है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना, क्योंकि हो सकता है इन क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आ जाए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्री वाईक्यूज है ये, बहुत बार यानी बहुत टाइम्स के बाद रिपीट हुए हैं। मैंने बहुत ही क्वेश्चंस को पढ़ के एंड बहुत से क्वेश्चंस यानी प्री वाईक्यूज को देख करके सारे क्वेश्चंस को रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना। एक्सप्लेनेशन भले चाहे स्किप कर दो लेकिन आंसर जरूर देख लेना सारे क्वेश्चंस का। एंड बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे भैया इसका पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होगा। तो पीडीएफ की बात करके करते हैं तो पीडीएफ तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके फटाफट से फॉलो कर लो। जो भी स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं कर रखा है जाके फॉलो कर लो। हमारा छोटा सा प्यारा सा टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसको भी जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे तुम्हारा जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो के जस्ट अपलोड के बाद, ठीक है। तो जाके फॉलो कर लो, ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। चलो वापस से बकवास बंद करते हैं, वापस से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे 20 में दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं एंड इंक्रीजिंग, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दें एक ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर में, तो भैया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे
कि यहाँ पे सबसे पहले तो आता है तुम्हारा यहाँ पे रेडियो वेव, ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे रेडियो वेव हो गया, तो इसको 1 रखते हैं, ठीक है। 2 आता है हमारे यहाँ पे विजिबल लाइट, 3 आता है तुम्हारे यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज, एंड 4 आता है तुम्हारा यहाँ पे गामा रेज। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 4 1 भैया, ऐसा तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेंगी यहाँ पे, ट्रैवल इन द फ्री स्पेस विद द लाइट विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फ्री ऑफ स्पेस यहाँ पे ट्रैवल करेंगी, लाइट के भी साथ में ट्रैवल कर सकती हैं, स्पीड के साथ में भी ट्रैवल कर सकती हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ वेव्स एंड लाइट ऑफ रेडिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो यहाँ पे फ्रीली मूव करेंगी या फिर पॉजिटिवली मूव करेंगी, यहाँ पे फ्रीली मूव करेंगी, ठीक है, सिंपल सा जो वर्ड होता है यहाँ पे। और जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे उसके साथ भी रेडिएट कर सकती है, स्पीड ऑफ एनर्जी के साथ रेडिएट कर सकती है, वैक्यूम में भी रेडिएट कर सकती है, तो हर चीज़ में यहाँ पे रेडिएट हो सकती है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की, 22 में लिखा हुआ है हमारा द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज 60 सेंटीमीटर। एक फोकल लेंथ का जो ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप है वो 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन तुम्हारा वो 20 है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है आई पीस का वो क्या हो जाएगा, तो भैया वो तुम्हारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर बात करें यहाँ पे द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स द शेप, साइज, एंगल ऑफ प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मोनिटोरियल ऑफ द प्रिज्म। तो भैया सिंपल सी बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा वो मोनिटोरियल प्रिज्म के मोनिटोरियल होता है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा है डिस्पर्सिव पावर का वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। देखो इन सारे क्वेश्चन को देख लेना, एंड तुम्हारा इससे कॉपी होकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन उठा लिया जाए, तो भैया सिंपल सा डायरेक्टली उसको पढ़ना नहीं, डायरेक्टली आंख बंद करके उसके आंसर को टिक कर देना, ठीक है, 100% वो करेक्ट हो जाएगा। एंड फिर बात करें यहाँ पे कि इन क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस भैया देखो अच्छे से देख लेना क्योंकि 100% आ सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया अभी लाइक कर दो वीडियो को, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, एंड बहुत ऐसी वीडियोस अभी अपलोड होने वाली हैं। अब चलो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो 24 में लिखा हुआ है हमारा कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म, एक डिस्पर्सिव पावर है प्रिज्म की, वो डिपेंड करती है किस पे, शेप पे, साइज पे। तो भैया देखो फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ये वाला। फिर बात करें द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो माइक्रोस्कोप है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो भैया द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, या फिर एंगल सस्पेंडेड बाय डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या जो एंगल है वो सस्पेंडेड रहेगा, डायमीटर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का वो यहाँ पे क्या फोकस से लेकर माइक्रोस्कोप तक क्या वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ द एंगल सस्पेंडेड बाय द आई पीस ऑफ द आई, तो यहाँ पे जो एंगल है वो तुम्हारा आई पीस पे यानी आई तक सस्पेंडेड नहीं रहेगा, तो भैया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है हमारा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप, सिंपल यहाँ पे बात करेंगे टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप में क्या लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा लेंस होता है क्या वो लार्ज डायमीटर तुमको यहाँ पे दिखाएगा, कौन से ऑर्डर में, तो भैया यहाँ पे ग्रेटर यानी ग्रेटर लाइटर एंड फॉर द हाई रिवॉल्यूशन, यहाँ पे ग्रेटर लाइटर के साथ में जो हाई रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की, 27 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है हमारा डिफ्रैक्शन टेक प्लेस, डिफ्रैक्शन क्रिएट होगा क्या ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स में, मैकेनिकल वेव्स में या नॉन मैकेनिकल वेव्स में या ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमसे ये कहा गया, स्टेटमेंट नंबर 2 में हमसे कहा गया कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ इफेक्ट है क्या वो परमिटेबल हो जाएगा वेवलेंथ पे, यदि कोई भी अगर वेवलेंथ है वहाँ पे वेवलेंथ ऑफ वेव है, या फिर क्या कंपैरेबल ऑफ द डायमेंशन ऑफ द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, क्या डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है क्या वहाँ पे उसके डायमेंशन के सामने कंपैरेबल हो जाएगा, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, मुझे ए करेक्ट लग रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे 28 की, 28 में लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, तो भैया सिंपल पता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन द फोटॉन्स एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट ऑफ लाइट, क्या एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ को 4000 एंगस्ट्रॉम और लेकर के 2 वोल्ट को यहाँ पर दिखा रहा है, क्या उसका जो वेवलेंथ है क्या उसके चार्ज के बराबर हो जाएगा, यानी 3000 एंगस्ट्रॉम अगर हो जाए उसका जो वेवलेंथ है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या वैल्यू देगा, तो भैया मोर देन 2 वोल्ट हमको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है जो एसेंशियल ऑफ द कंसिडर द लाइट, एक हमने एक लाइट को कंसिडर किया, उसका जो एसेंशियल स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। द लाइमन ट्रांजिशन इन्वॉल्व, तो यहाँ पे करेगा यहाँ पे द लार्ज चेंजेस ऑफ एनर्जी,
बी वाले में वो दिया गया है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, जो वेवलेंथ है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में जो हाइड्रोजन एटम है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज के जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, वो क्या एटॉमिक नंबर 2 या फिर उससे ज़्यादा देंगे तो भैया सिंपल सी बात है 2 ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे द हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ लिखी हुई है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अगर एक्स है 20 ईयर्स में, तो जो डिकेज हैं वो यहाँ पे एलिमेंट्स अगर वाई तुम्हारा स्टेबल है तो यहाँ पे तुम्हारे 2 एलिमेंट्स मिल गए तुमको एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे क्या वो फाउंड करेंगे रेशियो 1:7 क्या सैंपल ऑफ द रॉक, द एज ऑफ द रॉक एस्टिमेटेड, जो रॉक है वो एस्टिमेट करेगी तुम्हारी यहाँ पे एज को, तो भैया सिंपल सी बात है 60 ईयर्स तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की, 34 में तो दिया गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, यहाँ पे अरेंज करना है यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स को और इन्वॉल्व कराना है यहाँ पे इन वर्किंग ऑफ द फोटो डायोड को, कि फोटो डायोड की जो वर्किंग है वो सीक्वेंटल ऑर्डर में क्या ऑकरेंस कर रही है, तो भैया सिंपल सी बात है यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लिखा हुआ है यानी CBADE, ठीक है, CBAD तुम लोग अरेंज कर लेना अपने हिसाब से, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एंड एक्सप्रेशन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे इन पीएन जंक्शन, भैया पीएन जंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है भैया कि जो पोटेंशियल पी एंड एन साइड को बिकम्स करे हाइयर अल्टरनेटिवली के साथ में, ठीक है, यानी एन से लेकर पी से लेकर यानी पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव तक, वो हमारे क्या होते हैं पीएन जंक्शन डायोड हमारे होते हैं। फिर बात करें यहाँ पे लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ द टीवी सिग्नल इज डन बाय, लॉन्ग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन में टीवी सिग्नल्स का क्या मतलब होता है, यानी क्या मीन्स होता है, तो भैया सिंपल सी बात है कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है हमारी वो रेडिएट करती है यहाँ पे कुछ टेलीविजन के कुछ ऐसे वेव्स को, यानी सिग्नल्स के कुछ ऐसे वेव्स को जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेडियो वेव, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म होगी। फिर बात करें यहाँ पे व्हाट इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, इसका जो ओवर मॉड्यूलेटेड वेव है वो क्या होता है, तो भैया सिंपल सी बात है ग्रेटर देन 1 होता है हमारा। फिर बात करें 39 क्वेश्चन में लिखा हुआ हमारा द प्रोटॉन एसिलेटेड, अगर प्रोटॉन को तुम एसिलेट कराते हो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी है तुम्हारा है, तो जो डी ब्रॉगली है तुम्हारा, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ तुम्हारी अगर ए हो जाएगी तो डबल एसिलेटिंग जो पोटेंशियल तुम्हारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वो प्रोटॉन क्या करेगा यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, समझ में आ गया। जो ट्रांसफर ऑफ द इंटीग्रल नंबर ऑफ is the evidence of the quantization of the electric charge by quantization of electric charge, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल सी बात है तुम्हारा जो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये था तुम्हारा 40 क्वेश्चंस का एक तुम्हारा सेशन। आई होप कि सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट है कोई भी इशू तो कॉमेंट्स में कर देना। आई होप कि इस वीडियो में मज़ा आया होगा एंड और रेगुलर वीडियोस ऐसी प्रोवाइड होंगी, तो और वीडियोस को देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय बाय गाइस, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट से, ओके गुड।